हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लैटर्स रूल लेकर के आया हूं, जो कॉन्सेप्ट 11th का है। बट इससे रिलेटेड आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे जो है कि अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले बच्चों, आप जो है कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर कर दीजिए। तो सुनिए, अब जो है कि हम लोग आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्या, स्लैटर्स रूल आज के लेक्चर में। तो स्लैटर्स रूल को पढ़ने के लिए बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको कि आपको समझना जरूरी है, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जेड इफेक्टिव से। सेकंड जो है आपका वो है शील्डिंग ऑर्डर, एंड थर्ड जो है वह है पेनिट्रेशन ऑर्डर। तो आप ध्यान से समझेंगे बच्चों, इन तीनों टॉपिक्स को अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर स्लैटर्स रूल जो है आपको समझने में जो है कि काफी आपको आसानी होगी। तो हम लोग सबसे पहले जो है कि इन तीनों टॉपिक्स को जो है पहले समझेंगे और फिर जो है कि हम लोग स्लैटर्स रूल जो है उसको हम लोग देखेंगे कि स्लैटर्स रूल आखिर में है क्या। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान से समझेंगे, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में जो है डेप्थ में मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो है हम लोग यहां पर देखने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा हुआ है। मतलब सबसे पहले आप इस बात को देखिए, इसमें तीन वर्ड हैं, इफेक्टिव है, न्यूक्लियर है और चार्ज है। तो न्यूक्लियर जो वर्ड है बच्चों, ये देख करके ही आपको लग रहा होगा कि ये किससे मिल करके बना हुआ है, न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस जो है आपको पता है कैसा चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, पॉजिटिव चार्ज के बारे में। तो उसके पहले जो है देखिए वर्ड जो यहां पर ऐड है वो क्या है, इफेक्टिव। तो पहले तो न्यूक्लियर चार्ज इससे रिलेटेड जो है कि आप एक बात को समझ लीजिए, फिर हम लोग जो है कि इफेक्टिव वर्ड को भी ऐड करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। देखिए न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि यहां पर आप समझिए कि किसी भी एटम का जो है कि आपको पता है अपना न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है वो क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आउटरमोस्ट जो सेल होता है, उस आउटरमोस्ट सेल में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है कहां पर, आउटरमोस्ट सेल में, और इनर सेल में जो है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। मतलब अगर एक लाइन में बोले तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आप अलग अलग जो है कि आप ऑर्बिट में जो है कि आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है कि अगर किसी भी एटम से जो है कि अगर आप निकालते हैं, मतलब कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, तो वो कहां पर होता है, ये सारा फिनोमेना बच्चों आउटरमोस्ट सेल में। मतलब लेन देन का जो भी काम होता है वो कहां से होता है, आउटरमोस्ट सेल से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले जो है कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोडियम को। एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों इसका, 11 है यहाँ पर एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए सबसे पहले। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग, तो देखिए एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब प्रोटॉन का जो संख्या है वो कितना है बच्चों, सोडियम में 11 ही है। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर, तो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है और थर्ड ऑर्बिट है।
तो सबसे पहले जो है कि क्या लिखा हुआ बच्चों 1s2 है, सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ 2s2 है और 2p6 है, और लास्ट में जो है देखिए क्या लिखा हुआ 3s1 है। तो ये तब का बात हम लोग कर रहे हैं जब सोडियम है जो कोई इलेक्ट्रॉन का यहां पर लॉस नहीं किया है, ये तब का हम लोग बात कर रहे हैं। तो सोडियम का जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से जो है वो अरेंज है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जब सोडियम के ऊपर चार्ज जो है कि आपका +1 चार्ज, आप सबको पता है कि सोडियम का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +1 चार्ज होता है। तो सोडियम का जो चार्ज है वो +1 है, और प्लस चार्ज का मतलब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों कि किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है यहाँ पर, एक पॉजिटिव चार्ज है सोडियम के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन का जो लॉस कर रहा है वो कहां से करेगा, तो सिंपल सी बात है वो आउटर मोस्ट सेल से वो करेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों इसका 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या हो जाएगा 0। ये अभी जो है ये 3s1 कब था, जब सोडियम कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं किया था, जब सोडियम के ऊपर कोई चार्ज जो है यहां पर डेवलप जब नहीं हुआ था, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट में क्या था 3s1 था। लेकिन जैसे ही सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो गया तो ये आउटर मोस्ट सेल से 3s1 से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन का। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसका इंपैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा, जरा देखिए। ये तो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू क्या है 3 है। अगर अब हम लोग यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 का अगर देखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे 1s2, सेकेंड के लिए लिखेंगे तो 2s2 और 2p6 लिखेंगे, लेकिन थर्ड के लिए जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3s0। क्यों, क्योंकि 3s में जो है कि अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर देखिए प्रेजेंट अब है ही नहीं। तो अगर अब हम लोग न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर बात करें, दो चीज का अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों। सबसे पहले न्यूक्लियर डिस्टेंस का बात करेंगे और न्यूक्लियर साइज का बात करेंगे। इससे फिर क्या होगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका वो और अच्छे से जो है आपको क्लियर होगा, न्यूक्लियर डिस्टेंस का और न्यूक्लियर चार्ज का। तो न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस यहाँ है और इस समय इसका डिस्टेंस जो है आउटर मोस्ट सेल तक का वो इतना था। लेकिन अगर यहां देखेंगे जब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जब डेवलप हो गया तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये इतना होता। लेकिन अब क्या है कि चूंकि 3s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पर क्या होगा कि डिस्टेंस जो है अब इसका ये 3 थर्ड ऑर्बिट तक जो है कि ना हो करके ये कहां तक ये रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट तक ही रहेगा। क्योंकि बाहर में जो है कि थर्ड वाले में देखिए यहां पर क्या है 3, ये 3s0 है। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें 3s वाले में जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर यहां पर इस डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें 3s0 है। तो अब अगर हम लोग बात करें पहले न्यूक्लियर अगर डिस्टेंस का, तो जब सोडियम जब न्यूट्रल था तो इसका न्यूक्लियर डिस्टेंस देखिए इतना था। लेकिन जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब एक डेवलप हो गया तो इसका जो न्यूक्लियर डिस्टेंस था वो देखिए घट करके इतना हो गया। अगर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर आप समझ गए होंगे तो न्यूक्लियर साइज भी चलिए अब समझते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियर साइज क्या होगा बच्चों, जब इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस आउटर मोस्ट सेल तक का इतना है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये साइज जो है वो पूरा देखिए इतना बड़ा होगा किसका, ये जब सोडियम जब कोई इलेक्ट्रॉन का जब लॉस नहीं करेगा तब जो है कि इसका साइज जो है वो देखिए इतना बड़ा होगा। लेकिन जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप हो जाएगा तो इसका साइज जो है वो देखिए घट करके इतना हो जाएगा। मतलब आप यहां से क्या सीख रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ाते हैं किसी भी एटम के ऊपर में तो इंपैक्ट उसका क्या पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है वो घटेगा, और न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर घटेगा तो उसका न्यूक्लियर जो साइज है वो भी जो है वो क्या होगा, घटेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आप याद रखिएगा
कि जब आप किसी भी एटम के ऊपर में जब पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप अगर होता है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि उसका साइज वैसे भी अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल अगर आप लोग जानते भी होंगे तो आपको पता होगा कि फजान्स रूल का स्टेटमेंट ही यही है कि किसी भी एटम के ऊपर में अगर पॉजिटिव चार्ज अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका जो साइज जो है वो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। तो उसका भी इंपैक्ट देखिए यहाँ पर डिटेल्स में कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो उसका न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। और न्यूक्लियर डिस्टेंस जब घटेगा तो उसका न्यूक्लियर साइज जो है वो भी क्या होगा, अरे वो भी डिक्रीज होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, ये आप जरूर याद रखेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अब जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि जेड इफेक्टिव जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है आप मेरे साथ साथ जो है नोट्स भी बना लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको जो 11th वाले बच्चे हैं या 12th वाले, ये इंजीनियरिंग और मेडिकल या एनडीए या कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो हर एक एग्जाम में जो है ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ आप नोट्स भी बना लीजिए, तो आपको ये आने वाले समय में समझने में जो है कि काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है कि कैलकुलेशन जेड इफेक्टिव अगर हम लोग करेंगे तो जेड इफेक्टिव जो है निकालने का एक ही फॉर्मूला है जेड माइनस सिग्मा। और यहां पर जो मेंशन किया हुआ है जेड जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहाँ पर एटॉमिक नंबर को, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिग्मा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, जेड एटॉमिक नंबर को और सिग्मा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को। तो जेड तो देखिए सबको पता होता है एटॉमिक नंबर, मेन जो चैलेंजिंग जो है आपके लिए वो क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा भी मैं अभी सिखाऊंगा कैलकुलेट करने के लिए, बट अभी जो और भी जो टॉपिक्स है पहले उसको हम लोग कवर करते हैं, फिर हम लोग सिग्मा का कैलकुलेशन देखेंगे स्लैटर्स रूल के थ्रू। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक था आप लोगों को मैं मेंशन किया था शिल्डिंग ऑर्डर, इस कॉन्सेप्ट को भी जो है आप अच्छे से समझ लीजिए, शिल्डिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट को, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। शिल्डिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, इस बात को आप समझिए। शिल्डिंग ऑर्डर जो है जनरली, शिल्ड का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रोटेक्ट, शिल्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आता है कि यहां पर जो है कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्या है, न्यूक्लियस है, उसके बगल में बच्चों क्या है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, उसके बगल में क्या है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, उसके बगल में क्या है, ये थर्ड ऑर्बिट है, उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, फोर्थ ऑर्बिट है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर ध्यान से तो आपको पता है कि फर्स्ट वाले सेल में सिर्फ 1s होता है, सेकेंड वाले में 2s और 2p होता है, थर्ड वाले में 3s 3p और 3d होता है, एंड लास्ट वाले में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। तो अगर आप देखेंगे बच्चों यहां पर तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर कौन सा ऑर्बिटल है न्यूक्लियस के पास में, s ऑर्बिटल है। और अगर इसके बाद देखेंगे तो न्यूक्लियस से थोड़ा आगे बढ़ेंगे अब फर्स्ट ऑर्बिट के बाद तो देखिए यहां पर p ऑर्बिटल मिलेगा, इसके आगे अगर बढ़ेंगे आप तो यहां पर d ऑर्बिटल मिलेगा, और इसके अगर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए f ऑर्बिटल मिलेगा। तो बच्चों यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के क्या है, पास है, और f ऑर्बिटल जो है वो सबसे दूर जो है वो न्यूक्लियस से कौन है, f ऑर्बिटल है। तो बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो भी लेन देन का जो काम होता है एटम का, वो कहां से होता है, आउटरमोस्ट सेल से ही होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन चाहे कोई एटम लॉस करे या गेन करे तो वो हमेशा कहां से करेगा, वो आउटरमोस्ट सेल से ही करेगा। मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टेड होगा यहां पर वो कौन होगा, ये एस वाला होगा, उसके बाद कौन होगा, पी वाला, और उसके बाद कौन होगा, डी वाला, और उसके बाद कौन होगा, एफ वाला। तो यहां पर जब शिल्डिंग ऑर्डर जब हम लोग लिखेंगे बच्चों यहां पर तो देखिए यहीं पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, शिल्डिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, एस ग्रेटर देन, पी ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ। ये जो है आपका क्या है, शिल्डिंग ऑर्डर। तो
शिल्डिंग ऑर्डर आप समझ गए होंगे आई थिंक। थर्ड जो टॉपिक है बच्चों यहां पर जो मैं मेंशन किया था वो था पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ऑर्डर, पेनिट्रेशन ऑर्डर। देखिए पेनिट्रेशन ऑर्डर क्या होता है इस बात को आप समझिए। पेनिट्रेशन ऑर्डर जो है ये आपको, पेनिट्रेशन का मतलब होता है बच्चों एंट्री, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है कि सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में पहले फिल होगा। तो इससे रिलेटेड जो है कि आपको पता होगा एक टॉपिक है जो आपको कंफर्म आपको पता होगा कि टॉपिक जो है वो क्या है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जो, क्या नाम है उस प्रिंसिपल का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करते हैं हम लोग तो सबसे पहले जो है कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये जो है कि कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन बतलाता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको पता है कि कौन एक्सप्लेन किए थे, अबाउ साहब। अबाउ साहब का अगर प्रिंसिपल अगर आपको पता हो तो आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है कि हम बताए हुए थे अबाउस प्रिंसिपल में, पहले भी पढ़ाए हुए हैं, आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं कि उसमें इस बात को अबाउ साहब बताए हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कौन सा ऑर्बिटल में फिल करना है, एस में, उसके बाद कहां फिल करना है, पी में, फिर कहां करना है, डी में, और फिर कहां करना है, एफ में। तो पेनिट्रेशन जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, एस ग्रेटर देन, पी ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करेंगे कहां पर आप, एस में, फिर कहां करेंगे, पी में, फिर कहां करेंगे, डी में, और फिर कहां करेंगे, एफ में। ये है पेनिट्रेशन ऑर्डर। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग जिस टॉपिक का इंतजार था अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों उस रूल को जिसका नाम क्या है, स्लैटर्स रूल। और इस रूल में हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि इट इज यूज्ड, it is used to calculate Z effective, it is used to calculate Z effective। Z effective कैलकुलेट करने के लिए ही जो है ये स्लैटर्स रूल दिया गया है। और Z effective निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Z माइनस सिग्मा। ये है आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का। तो सबसे पहले बच्चों आपको सिग्मा जो है कैसे कैलकुलेट करना है, पहले वो जो है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं ताकि आपको जेड इफेक्टिव जो है ये समझ में आ जाए कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अगर हम लोग यहां पर देखेंगे कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखिए आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा कि कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, क्वेश्चन है कैलकुलेट जेड इफेक्टिव और सोडियम एटम। आपको सोडियम एटम के लिए क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। तो ध्यान से आप समझेंगे इस बात को यहां पर कि सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर जो है पता होना चाहिए सबसे पहले, जो कितना होता है 11। इसके बाद बच्चों आपको सबसे पहले और इसका कन्फिगुरेशन जो है वो लिखने के लिए आना चाहिए। तो कन्फिगुरेशन इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या होता है 1, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। पहले कन्फिगुरेशन आपको लिख लेना है, ठीक है। और इस जेड इफेक्टिव निकालने से पहले जो है कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझेंगे। ये जो बाहर में जो है बच्चों आउटर मोस्ट में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनएच सेल। और ये जो सेकेंड ऑर्बिट वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, n-1। और n-1 का मतलब क्या है, 3-1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसको बोलेंगे रिमेनिंग, मतलब जो अंदर में जो सबसे है उसको रिमेनिंग बोलेंगे, ठीक है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए सिग्मा कैसे निकालेंगे, पहले आप इस बात को सीखिए। सिग्मा निकालने के लिए आपको करना क्या है बच्चों कि एनएच सेल के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि एनएच सेल के लिए मल्टीप्लाई करना है कितने से, 0.35 से, इनटू, अब देखिए इसमें एनएच सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कैलकुलेशन में। अब इस बात को ध्यान से समझिए, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बताइए उसका रिपल्सन जो है किसी से होगा,
किसी से कोई रिपल्सन नहीं होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो आप ऐसा समझिए कि जैसे अगर किसी हॉस्टल में बच्चे अगर रह रहे हैं, उसमें सिंगल सीटर भी है, डबल सीटर भी है और 3 सीटर भी है। तो जिसमें सिंगल सीटर है तो बताइए उसमें एक ही बच्चा रहेगा, और एक ही बच्चा रहेगा तो बताइए क्या उसका रिपल्सन किसी दूसरे के साथ होगा? मतलब क्या वो प्रॉब्लम फेस करेगा किसी और बच्चे के साथ? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या होगा? उसमें रिपल्सन जो है वो क्या है? 0। तो ध्यान देंगे कि NaCl के लिए हमेशा आपको ध्यान देना है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन आप क्या कर देंगे? कम। जैसे सिंगल सीटर का मैं समझाया कि उसका रिपल्सन किसी से नहीं है तो 0 हो जाएगा, लेकिन डबल सीटर वाला जो होगा उसमें क्या होगा? 2 लोग हैं, तो 2 लोग में पहला रिपल्सन फेस करेगा दूसरे से, या दूसरा फेस कर सकता है किससे? पहले से। तो रिपल्सन कितने से फेस करेगा? कोई एक ही से। वैसे अगर 3 सीटर वाला अगर है तो एक जो है वो रिपल्सन फेस करेगा कितने से? 2 से। तो इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो देखिए इसमें कितना लिखा हुआ? 3s1 है, तो 3s1 है तो इसमें मल्टीप्लाई कितना से होगा? यहाँ 0 से। ये आप NaCl के लिए लिखे, फिर प्लस का साइन दे देना है। फिर N-1 के लिए 0.85 से आपको मल्टीप्लाई करना है। कितने से? 0.85 से। और ध्यान देंगे बच्चों, N-1 में आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को कम नहीं करना है और ना ही रिपल्सन चेक करना है। रिपल्सन सिर्फ कहां चेक करना है? NaCl वाले में सिर्फ रिपल्सन आपको फेस कर यहां पर चेक करना है। तो इसमें देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है? N-1 में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर साइन किस चीज का देंगे? प्लस का। अब देखिए रिमेनिंग के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से? 1 से। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 2 है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है आपको काम आएगा। NaCl के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से? 0.35 से। और वैसे ही N-1 के लिए मल्टीप्लाई करना है कितने से? 0.85 से। और रिमेनिंग के लिए मल्टीप्लाई करना है कितने से? 1 से। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा का जो वैल्यू है बच्चों वो कितना हो जाएगा? ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और आगे जो है वो कितना हो जाएगा? ये आपका लगभग जो है 8 5 जा कितना हो जाएगा? 40, 8 8 जा 64 और 4 68, 6.80 समथिंग आएगा। और प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6 2 8 हो जाएगा। 8 पॉइंट जो है ये 8 आएगा। ये सिग्मा का वैल्यू देखिए ये कैलकुलेट हो गया। और सिग्मा का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लिए तो आपको फिर जेड इफेक्टिव निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए जेड इफेक्टिव फिर कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर? तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? जेड माइनस सिग्मा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। और अभी जो है कि हम लोग कैलकुलेट किए हैं, देखिए यहाँ पर सिग्मा का जो वैल्यू है वो कितना आया है? 8.8 आया है। तो यहाँ पर 11 माइनस क्या कर देंगे? 8.8 कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? 10 में 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और फिर 10 में 8 जाएगा, यहाँ पर फिर आप माइनस करेंगे, 11 है और 8.8 है, इसको माइनस कर दीजिए, 10 में 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 कैरी कर लेंगे। तो 10 में 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 2.2 आ जाएगा। तो देखिए आपको ये जो वैल्यू है वो 2.2 आएगा। तो देखिए जेड इफेक्टिव जो है आपका निकल गया किसके लिए? सोडियम के लिए। ये जेड इफेक्टिव जो निकला है वो किसके लिए? सोडियम के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके जगह पर अगर आपको मैग्नीशियम दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वह है कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? यहां पर तो सबसे पहले आपको मैं क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख लेना है। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 12 है। कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? 1s2 है, 2s2 है, 2p6 होगा, और लास्ट में क्या होगा? 3s2 होगा। तो सबसे पहले चलिए सिग्मा कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो NaCl के लिए 0.35 बोले थे अभी लिखने के लिए, और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NaCl में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 है तो रिपल्सन कितने से फेस करेगा? 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस क्या लिखेंगे? 0.85 इंटू, देखिए N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, प्लस रिमेनिंग में देखिए अगर ध्यान से
तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जब सिग्मा निकल गया तो आप जो है कि जेड इफेक्टिव भी निकाल सकते हैं। और जेड इफेक्टिव निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो क्या है, जेड माइनस सिग्मा है। तो जेड का वैल्यू कितना है 12 है, माइनस जो भी सिग्मा आएगा कैलकुलेट करके उसको आप यहां पर जो है सिग्मा पुट कर देंगे तो यहां से आपको फाइनली जो है वो जेड इफेक्टिव निकल जाएगा किसका, मैग्नीशियम का। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आज का है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि स्लैटर्स रूल जो है कि क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैसे करना है। तो आपको अभी तक जो है कि ये देख करके वीडियो आपको आइडिया लग गया होगा। इसलिए बच्चों जो भी इस वीडियो को अभी आप देख रहे थे, इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी स्लैटर्स रूल जो है वो सीख सकें कि स्लैटर्स रूल है क्या। और बच्चों अगर फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले जो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है एग्जाम से रिलेटेड और केमिस्ट्री के जो कंटेंट्स हैं वो जो है आपको समय समय पे जो है कि आपको मिलता रहे। इसलिए चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। थैंक यू।